पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को वहाँ इस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए। आप अध्यक्ष पीठ की ओर पीठ किए खड़े हैं, जिसकी अनुमति नहीं है। मेरे विचार से ऐसे विवाद स्वास्थ्य विवाद है, जिससे हम लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और नियमों तथा विनियमों को बनाने, नियुक्तियों के मामले में आयोग के कार्यकरण के मामले में भी बार बार इन विवादों के माध्यम से हम संसद से बाहर विचार विमर्श कर पाएंगे और संसद के बाहर लोकतांत्रिक ताकतों के साथ लगातार विचार विमर्श कर सकते हैं। इस आयोग की वास्तविक परीक्षा की घड़ी उस समय आरंभ होती है जब यह काम करना आरंभ कर देगा। उस समय निसंदेह यह पता चलेगा कि क्या यह केंद्रीकृत अफसरशाही का निकाय बन जाएगा और यह निचले स्तर तक उन महिलाओं तक अपनी शाखाओं का विस्तार कैसे करेगा जिनको इस आयोग की सहायता की आवश्यकता है। मैं महिलाओं के सबसे गरीब वर्ग के बारे में सोच रही हूँ। ये महिलाएं अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों की भी हो सकती हैं। अन्य महिलाएं भी हो सकती हैं जो पर्दे में रहती हैं और जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जो आयोग तक नहीं पहुंच सकती। क्या यह आयोग उन महिलाओं तक पहुंच पाएगा? यही प्रश्न हम पूछ रहे हैं। असंगठित क्षेत्र की उन महिलाओं का क्या होगा जिनके बारे में यह कहा जा सकता है, एक पुरुष सुबह से शाम तक काम करता है, परंतु एक महिला का काम कभी पूरा नहीं होता। ये महिलाएं इतनी मेहनत करती हैं कि उनके पास अपनी शिकायतों को उठाने के लिए समय नहीं होता। क्या आयोग इन महिलाओं तक जा पाएगा? यही प्रश्न है और ऐसा तभी किया जा सकता है बशर्ते यह राष्ट्र स्तरीय आयोग की शाखाएं राज्य स्तर तक जिला स्तर पर हों। निसंदेह हम जानते हैं कि इस विधेयक में ही इसे शामिल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि राज्य आयोग का गठन राज्य द्वारा किया जाना है। परंतु क्या कुछ ऐसे खर्च की घोषणा करना संभव होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा भी वहन किया जाएगा? यदि राज्य सरकारें इस तरह के आयोग गठित करती हैं, यह ऐसा मामला है जिसका हमें पता लगाना है। मेरा विचार है सरकार इस पर विचार करेगी। विधेयक में एक ऐसा खंड है जिसमें यह कहा गया है कि रिपोर्ट का संबंध राज्य सरकार से हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूँ कि यह इस प्रक्रिया की शुरुआत है, परंतु इस प्रक्रिया को न केवल राज्य स्तर तक आगे बढ़ाना है, बल्कि बाद में जिला स्तर, खंड स्तर तक ले जाना है और इस आयोग को
अपनी जड़ें वहाँ तक जमानी होंगी। और मेरे विचार से ऐसे राज्य जिन्हें अपने स्तर पर स्वयं महिलाओं की समस्याओं से निपटना है, उनको भी इससे लाभ होगा। यदि राज्य स्तर पर ऐसा आयोग हो, शायद उन मामलों को छोड़कर जहाँ किसी राज्य में सत्ताधारी दल ऐसे आयोग के कार्यपालन को रोड़े अटकाना चाहता है, जहाँ सत्ताधारी दल महिलाओं पर हमला करने वाले के रूप में है, अथवा यह महिलाओं पर इस तरह के हमले का समर्थन करता है, जैसा कि त्रिपुरा में उज्जैन मैदान के मामले में हुआ है। ऐसे मामलों के अतिरिक्त मेरे विचार से राज्यों को लाभ पहुँचेगा। हाँ, पश्चिम बंगाल में भी दुर्भाग्य से महिलाओं पर आक्रमण हुए हैं, किंतु इसमें एक अंतर है। त्रिपुरा में तो शासन अपराधियों को शरण और यहाँ तक कि पुरस्कार भी देती है। आप इस बात से आश्वस्त रहें कि हम जहाँ कहीं भी होंगे, इस पर चर्चा होगी। अपराधी पकड़े जाएंगे, उन्हें अदालत के सामने लाया जाएगा। उनके बारे में भी उनके जैसे भी राजनीतिक संबंध हो, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। क्या आप त्रिपुरा के मामले में ऐसा ही आश्वासन दे सकते हैं? अंतिम बात, हमने इस आयोग की स्वायत्तता की मांग की है, किंतु यह स्वायत्तता संपूर्ण स्वायत्तता नहीं है। यह एक सापेक्ष स्वायत्तता है, ताकि आयोग उन विशिष्ट कार्यों को ठीक प्रकार से कर सके जो उसे सौंपे गए हैं। हम स्वायत्तता चाहते थे। अब इस स्थिति में मैं यह अनुभव करती हूँ कि बेहतर होता यदि इस अधिनियम को सांविधानिक स्तर दे दिया गया होता। हम आगे चलकर देखेंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है। मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक हो सकती थी। हमारा इस सरकार में बहुत विश्वास है। जिस तरह से महिलाओं संबंधी विधेयक पर चर्चा की गई है, उससे यह पता चलता है कि सरकार इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखेगी, किंतु जब तक इसके लिए आधारभूत संरचना ना हो, इसके दुरुपयोग की सदैव आशंका बनी रहेगी। 7 से अधिक व्यक्तियों के अपेक्षाकृत बड़े निकाय की मांग मेरे विचार में उचित प्रतीत नहीं होती। महोदय, कंप्यूटर में निवेश हेतु तथा जानकारी प्राप्त करने हेतु अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए अब इस बात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस रूपांतरण में सफलता भी मिली है, जिसका अर्थ है कि अब इस सरकार के कीबोर्ड बनाए जाएंगे, जो कि केवल अंग्रेजी में ही नहीं होंगे, बल्कि वे किसी भी भारतीय भाषा या देवनागरी लिपि में उपलब्ध होंगे और अन्य भाषाओं जो कि देवनागरी लिपि में नहीं हैं,
जैसे तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आदि में भी उपलब्ध होंगे। इसका दूसरा पक्ष भी है, अर्थात यदि कोई केवल तमिल जानता है या केवल कन्नड़ जानता है या केवल मलयालम जानता है या केवल गुजराती जानता है और वह कंप्यूटर का उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर पाएगा। अब किस प्रकार वे अपनी भाषा में कंप्यूटर में निवेश करेंगे और परिणाम प्राप्त करेंगे, यह एक दूसरे का कार्य है जिसमें बहुत ही उन्नत तकनीक की आवश्यकता है और इस अर्थ में इसकी आवश्यकता है कि आप कोई भी आंकड़ा कंप्यूटर में भर सकते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में हो रहा है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।